नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कश्मीर में एक बार फिर से लोकतंत्र की एक आवाज पर आतंक का हमला हुआ है। कुलगाम में बीजेपी के एक सरपंच की हत्या कर दी गई। सरपंच सज्जाद खांडे एक शरणार्थी कैंप में रहते थे और उनको उनके घर के बाहर ही आतंकवादियों ने मार दिया। इस हत्या के 2 दिन पहले भी बीजेपी के एक पंच पर जानलेवा हमला हुआ था। बीते कुछ हफ्तों में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाने की ये कोशिश एक ऐसे समय में हुई है, वक्त में हुई है, जब अभी आर्टिकल 370 के खात्मे के 1 साल पूरे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या 370 के खात्मे और बीते 1 साल में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों के प्रहार के बाद यह आतंकवादियों की बौखलाहट है? जम्मू कश्मीर में आज ही नए एलजी के तौर पर मनोज सिन्हा की नियुक्ति हुई है। मनोज सिन्हा की नियुक्ति के बाद उम्मीद की जा सकती है कि वहां राजनीतिक प्रक्रियाएं और तेजी से आगे बढ़ेंगी। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी होंगे, इसीलिए आज दंगल में हम पूछ रहे हैं कि 370 को मिटाया, लेकिन आतंक का कब सफाया? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। कश्मीर में लोकतंत्र का एक और नुमाइंदा लहूलुहान होकर लेटा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी के टिकट पर चुने गए सरपंच सज्जाद खांडे की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बामुश्किल 48 घंटे पहले बीजेपी के ही एक पंच आरिफ अहमद पर भी काजीगुंड में जानलेवा हमला हुआ था। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान की ये साजिशें कभी हम पूरी नहीं होने देंगे और सरपंच खांडे साहब का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 के खात्मे का 1 साल पूरा हुआ है और बीते 1 साल में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद पर जबरदस्त चोट की है, तो आतंकियों के निशाने पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं। पिछले ही महीने बांदीपोरा में कश्मीर बीजेपी के नेता वसीम बारी की परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके पहले कांग्रेस पार्टी से चुने गए सरपंच अजय पंडिता की आतंकियों ने हत्या की थी। Success of the army, the BSF, the CRPF and the police of Kashmir has been very high. So what has happened now is the terrorists are looking at soft targets. कश्मीर में लोकतंत्र के नुमाइंदों पर हमले का ये ताजा मामला ऐसे दिन सामने आया जब जम्मू कश्मीर में नए उपराज्यपाल के तौर पर मनोज सिन्हा की नियुक्ति हुई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना उनकी बड़ी जिम्मेदारियों में से एक होगा। लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिशों के बीच कश्मीर में बीजेपी पर हमले को स्थानीय बीजेपी नेता राष्ट्रवादी आवाज को दबाने की कोशिश मान रहे हैं। कि मैं समझता हूँ ये फ्रस्ट्रेशन में उठाए हुए कदम, क्योंकि बीजेपी का आधार यहाँ बहुत बढ़ गया और जो एक नेशनलिस्ट लोगों की आवाज है, जो भारत के साथ प्यार करने वाले लोगों की आवाज, उस आवाज को दबाने की कहीं ना कोशिश की जा रही। कुलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद 1 दिन के भीतर बीजेपी के 4 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार कोशिश की गई कि वहां पर आतंक का खात्मा किया जा सके, सफाया किया जा सके। क्या उसी का नतीजा है कि अब नेताओं को निशाना बनाकर वहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश आतंकवादियों की ओर से की जा रही है? इसी पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील पंडित, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं। इफ्तिकार मिसगर, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। सरपंच पंपोर की बबीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सरपंच बारामूला के मीर अकबाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा पीडीपी के नेता रऊफ भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी भी रक्षा विशेषज्ञ, जिनकी जम्मू कश्मीर के मामलों में अपनी अलग विशेषज्ञता है। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया, शुरुआत आपसे ही करते हुए, एक एक करके बीजेपी के सरपंचों की जिस तरह से हत्या का मामला सामने आ रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी ये दावा करती है कि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए वहां पर आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया, सफाया किया जा रहा है, आतंक को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वहां की इस तरह की स्याह काली तस्वीर क्या बताती है? गौरव। चित्रा जी, सबसे पहले तो जो शोक लिप्त परिवार है उसको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं।
और पूरा देश आज उस परिवार के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कर्मठ कार्यकर्ता और नेता खोया है। बड़े भारी मन से इस कार्यक्रम में हम लोग हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज वो दिन भी है कि 1 साल पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 370 को संशोधित करके निष्क्रिय कर दिया था, करीब करीब समाप्त कर दिया था। और उसी की वजह से जो आतंकवादी संगठन है या जो इस तरह की कट्टर सोच रखते हैं, वो डराना चाहते हैं हमारे देशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। लेकिन मैं आपके चैनल से एक संदेश जरूर देना चाहूंगा, हम डरेंगे नहीं, हम डटेंगे। और हम ऐसा डटेंगे कि इन सारे आतंकवादियों की कब्र भी खुदेगी, जैसा आपने ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में कहा। और अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद से जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में प्रगति की एक धारा बह रही है। और ये वो आतंकवाद का दिया है जो आखिरी बार फड़फड़ा रहा है। हमें सुनिश्चित करना है ये बुझे और इनको भी उतना ही दर्द हो जितना दर्द ये हमारे निर्दोष नागरिकों को देते हैं। गौरव, आपकी बात ये बिल्कुल भारत सही है। आतंक का जड़ से खात्मा कश्मीर से करना ही होगा, तभी वहां पर शांति भी आएगी। पिछले साल आज की इसी तारीख में मैं श्रीनगर में ही मौजूद थी जब धारा 370 का खात्मा किया गया था। उम्मीद जताई गई थी कि अब एक नई उम्मीदों की सुबह ने जन्म ले लिया है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ चूंकि पब्बोर की सरपंच बबीता भी मौजूद हैं, लेकिन बबीता जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि बहुत सारे सरपंच इस वक्त डरे हुए हैं, जैसे एक एक करके सरपंचों की, पंचों की हत्या का या उनके ऊपर हमलों का मामला सामने आ रहा है। आज का ये ताजा घटनाक्रम किस ओर संकेत करता है, और क्या आप लोगों के भीतर भी डर का माहौल है, जिस तरह से सरपंचों पर लगातार हमले बीते कुछ दिनों में बढ़ गए हैं? जी मैम, सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि रोज हमारा कोई ना कोई भाई जा रहा है। इसमें पहले हम सोचते थे कि पंडित, कश्मीरी पंडित, मगर नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ये कश्मीरी पंडित नहीं, बेसिकली इनको इंसान जान से दुश्मनी है। देखो, एक सरपंच है, ये मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहता है। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान को मारने में। देखो, हमने तो किसी से कोई बैर नहीं है, हमें तो डेवलपमेंट करनी है मैम। हम डेवलपमेंट के लिए आए हैं, तो उसके बावजूद, डेवलपमेंट के बावजूद ये हमें मारना चाहते हैं। तो इनको पता नहीं क्या लेना देना है हम लोगों से। मगर फिर भी ये लोग सोचें कि हम इनकी इन बगड़दगियों से डरने वाले नहीं हैं। हम डरेंगे नहीं, सहमे जरूर हैं क्योंकि हमारे पीछे भी परिवार है। तो मगर पिछले 15 महीने से हम भी गुहार लगा रहे हैं, गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। क्या सुरक्षा मिली है आप लोगों को? नहीं मैडम, अभी तक कोई सुरक्षा नहीं हमें मिली है। तो हमें विदाउट सिक्योरिटी जाना पड़ता है, हलकों पर जाते हैं हम। बस फोन किया जाता है, हमें बोला जाता है कि जब जाओगे हमें बता दिया करो। तो जिस वक्त हम जाते हैं उस टाइम कोई नहीं आता है। तो उस वजह से थोड़ा सा हम सहम गए हैं, क्योंकि हमारे पीछे भी परिवार है। अगर परिवार के बगैर हम होते तो हम बिल्कुल कोई मांग ही नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं मांग करते। मगर हमें मैम सिक्योरिटी तो होनी चाहिए कम से कम, जो हम अपने लिए, कम से कम अपने लिए ना, कहीं मतलब गांव के लिए, लोगों के लिए हम काम कर सके। और रोज रोज ये एक एक घटना हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बारामूला के सरपंच मीर इकबाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर इकबाल अहमद साहब, क्या आप लोगों के भीतर भी डर और दहशत का माहौल है? क्योंकि बीते कुछ महीनों में अगर हम नजर डालें तो खबर यह भी सामने आई है कि कश्मीर के कई ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से या डर की वजह से जम्मू में खुद को शिफ्ट कर दिया है। क्या इस तरह के हालात बन गए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल चित्रा जी, मैं आपके माध्यम से कंडेमनेशन करता हूँ इस चीज की, जो भी ये कवर्डी एक्ट हुआ है, चाहे ये बीजेपी वाले की जान गए या किसी और की, मरा तो इंसान है। एक बंदा कश्मीर से फिर से कम हो गया। ये जो मरा है ये इंसान मर गया। इस चीज को कोई चीज इसमें एनकरेज नहीं होना चाहिए। वी आर कंडेमिंग इट। हम अक्रॉस द पार्टी लाइन हर एक को कहते हैं कि यार ऐसे एक्ट्स नहीं होने चाहिए। वी आर हियर फॉर द डेवलपमेंट। हमारा एजेंडा जो है वो है डेवलपमेंट है। देयर इज नथिंग मोर देन डेवलपमेंट। हमारे पास कोई और ऐसी बात नहीं है। जैसे कही कि आपने बात की सरपंच में ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन नारवा भी हूँ और ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बारामूला भी हूँ। जहां तक मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात है, आज तक यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स द पंच, सरपंच एंड द बीडीसीज है, इट्स ए पिक एंड चूज। जो भी लोग
हमारे इस वक्त जो रूलिंग पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, दे हैव बीन गिवन द सिक्योरिटी, दे हैव बीन प्रोवाइडेड दीज एकोमोडेशन, लेकिन जो उनके बगैर जो लोग हैं हमारे हैं, उनको किसी को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, ना एकोमोडेशन दी गई है। मैं एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इस वक्त हूँ, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है। आई हैव बीन शिफ्टेड टू द गुलमर्ग, वी हैव नियर अबाउट यहाँ पे कम से कम 50 लोग इस वक्त हमें यहाँ पे बंद करके रखा है। इवन कि हमने अपनी ईद नहीं, आपकी बात ये रह गई कि आपको बंद करके रखा हुआ है। किन लोगों ने बंद करके रखा है मीर इकबाल? जो हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें गुलमर्ग में एकोमोडेशन दे के रखी। वी आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द गुलमर्ग। हमने अपनी ईद जो है वो गुलमर्ग में मनाई है। ईद हमारी, हेलो जी, आवाज हमारी है, हाँ ईद हमारी है। हमने यहाँ अपने घर वालों से दूर होकर यहाँ पे ईद मनाई है। यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स है, जेंट्स है, बंद रखा है डिफरेंट होटल्स में। एकोमोडेशन यहाँ पे हमें दी गई, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, हमें हमारे एकोमोडेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में दी जाए, तो कि ताकि हम लोगों के जो काम है, जिसके लिए हमें इलेक्ट किया गया है, हमें वो चीजें मतलब उन चीजों पे डिलीवर करना चाहिए। अदरवाइज हमारा इलेक्शन, हमने बहुत सारे वादे किए लोगों के साथ, हम ऐसा करेंगे, ये मैनिफेस्टो हमारा, लेकिन जब हम लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, तो हम अपने वादे को कैसे फुलफिल करें? इट्स लाइक दैट वी आर द मोस्ट इररिलेवेंट पीपल राइट नाउ ऑन द अर्थ। यहाँ पे है, हमारी कोई बात सुनता नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पे हमें यहाँ पे बंद करके रखा है। वी वांट हमें प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, हमारे पंच सरपंच की जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाए। देखिए, मैं गवर्नमेंट की भी हिपोक्रेसी बताता हूँ यहाँ पे। अगर कोई जो सरपंच है, कोई किसी को मारा जा रहा है, इफ ही बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी, तो क्या है कि उसके तरफ बहुत बड़ा उसको ग्लैमराइज किया जाता है, उसके जो भी एवेन्यू, जो भी बेनिफिट्स है गवर्नमेंट उसको दे रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई और किसी पार्टी से कोई इंडिपेंडेंट है, उसको कोई पूछता नहीं है। हम अजय पंडिता की बात करें, उसके बारे में कोई बात नहीं उठी है। आज आपने पहली बात अजय पंडिता की बात यहाँ पे की है, लेकिन आज तक गवर्नमेंट उसके घर कोई गया नहीं है। अगर उसके बाद हम देखिए, बीजेपी वालों का कोई किसी को मारा गया, विच इज मैं कह रहा हूँ हाईली कंडेमनेबल है, लेकिन उनके पास लोग जाते हैं, गवर्नमेंट जाते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है। ठीक है, गौरव भाटिया जी, इसका आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। मतलब ऐसा है कि अगर बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला कोई सरपंच है, तो उसके मामले को आप लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि कांग्रेस के भी एक सरपंच की हत्या का मामला बीते इस समय सामने आया था, उसको लेकर कोई गंभीरता आप लोग नहीं दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूंगा कि एक इंसान की सुरक्षा, जो भारतीय नागरिक है, सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है, और ये हमारी प्राथमिकता है। इसमें बीजेपी करना और नॉन बीजेपी करना उचित नहीं होगा चित्रा जी, क्योंकि महराजुद्दीन मल्ला, मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसका अपहरण हुआ, लेकिन वहां पे पुलिस फोर्स और आर्मी ने सुनिश्चित किया कि ये वापस आए, बीजेपी से जुड़ा हुआ था। हमने देखा वसीम बारी, हमारे ही नेता थे, हमारे कार्यकर्ता थे, और उनकी किस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो वो बीजेपी के थे। बात उठ सकती है कि सुरक्षा में कमी हो या ज्यादा हो। आगे मैं इतना ही कह सकता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी जो सरपंच जी बोल रहे थे कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि पूरी सुरक्षा मिले। लेकिन जैसा बबीता जी ने कहा, मैं सहमी हुई हूं, मैं उनका ये भय समझ सकता हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने देखा, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति हुई है, बदलाव आ रहा है और बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। सहमिए नहीं, इन आतंकवादियों को हम डराएंगे, हम दिखाएंगे इनकी औकात और हैसियत क्या है, और पूरे देश की सेना, पुलिसकर्मी, सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। लेकिन वो होगा कैसे, इसका जवाब मैं जीडी बख्शी जी से लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं पीडीपी के नेता का सीधे रुख कर लेती हूं। हमारे साथ रऊफ भट्ट जी जुड़े हुए हैं। रऊफ साहब, आरोप ये भी लग रहे हैं कि दरअसल जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करते हैं, कश्मीर को मुख्य धारा में ले आकर वहां के विकास की बात करते हैं, चुन चुन कर उन्हीं लोगों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। रऊफ भट्ट साहब, देखिए मैडम, ऐसा मसला नहीं है यहाँ पर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी हो, सब आइन को मानते हैं, सब इस मुल्क के ये बाशिंदे हैं। कंडमनेशन हमने हर एक वक्त टाइम पे की, चाहे वो यहाँ का सिपाही मारा, चाहे यहाँ का कोई बच्चा मारा, या बुज़ुर्ग मारा, या कोई पॉलिटिकल वर्कर मारा, हम कंडमनेशन करते हैं। ये कंडमनेशन जो है, उसके साथ साथ इसके लिए कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर एलिनेशन हुई है, यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप था उसको तो किसने यहाँ डिस्ट्रॉय किया। अगर आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं, यहाँ सब आइसोलेशन में है, अपने घरों में बंद है, मैसूर करके हैं। कौन सी डेवलपमेंट हुई, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ जो पीडीपी के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर 7 से 10 हज़ार मारे गए, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं थे?
क्या वो उनके नेशनलिस्ट होने पे कोई शक था आपको? यहाँ अगर ये चीज़ हम देख रहे हैं कि रोज़ यहाँ लोग मर रहे हैं, रोज़ हमारे बच्चे मर रहे हैं, इस चीज़ को ख़त्म करना है। ये ख़त्म एक ही चीज़ से हो जाएगा, जब आप स्पेस किसी दूसरे को भी देते हो। आपने यहाँ स्पेस सबको बंद की है, सबको जेलों में बंद रखा है। अगर आप वाकई चाहते हो कि यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस हो, बातचीत के जरिए ही सारे मसले हल हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम ये रोजमर्रा यहाँ मरना बंद होना चाहिए। उसके लिए जरूरत है बातचीत की। हमला कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनसे बातचीत कीजिए। हमला तो आतंकवादी कर रहे हैं ना, और कौन सपोर्ट कर रहा है मैडम, आप ये भी सवाल है। डिफरेंट इसमें पॉइंट ऑफ व्यू में मत लीजिए ये। नहीं मैडम, हम ये कह रहे हैं कि हम अगर कल तक नेशनलिस्ट थे, आज हमारी सिक्योरिटी विड्रा हुई है, हम कल तक अगर कैटेगराइज थे, हमारी जो है सिक्योरिटी क्यों विड्रा की गई? क्या हम नेशनलिस्ट नहीं है? क्यों यहाँ के पॉलिटिकल जो मेन वर्कर है उनको एलिनेशन में रखा गया? क्यों हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स है, मैडम महबूबा मुफ्ती है, क्यों वो बंद है? क्यों वो बंद है? क्यों सारे लोग यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स बंद है? क्या यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम नहीं किया था? क्या यहाँ पीडीपी ने काम नहीं किया है? लेकिन एक बात बताइए, एक सेकंड सर, क्या मसला? क्यों ये जो राष्ट्रवादी होने की दोहाई आप दे रहे हैं, ये कैसे नेशनलिस्ट हैं जो कि एक वक्त पर कभी कहा जाता है कि तिरंगा हाथ में नहीं लेंगे, एक वक्त पर 370 की इतनी ज्यादा मुखालफत की जाती है, तो भरोसा उन लोगों पर भी कैसे किया जाए जिनकी आप वकालत कर रहे हैं? देखिए मैडम, जब आप कोई चीज थोप रहे, आप थोप रहे हो, आप अपनी जो है आइडियोलॉजी थोप रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। जो जहां पॉलिटिकल प्रोसेस होता है वहां हर एक इंसान को बात करने का हक होता है, बात रखने का हक होता है। आप जोर जबरदस्ती जो है, जो पिछले 5 अगस्त को क्या हुआ, वो तो जोर जबरदस्ती सारा था, वो तो बाय फोर्स हो रहा है सारा जो आज तक हुआ। यहाँ हम कहाँ चाहते हैं? हम चाहते हैं यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस चले, हम चाहते हैं कि हर एक इंसान को ऑन बोर्ड लिया जाए। आप किसको ऑन बोर्ड ये गवर्नमेंट ले रही है? मतलब अभी ये लोग तो सबको अभी तक आप लोगों का वो दर्द खत्म नहीं हुआ। करके रखा है 5 अगस्त वाला, एक साल पहले वाला दर्द खत्म नहीं हुआ है। जीडी बख्शी को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं तुरंत आऊंगी। जीडी बख्शी, अभी भी 5 अगस्त वाला दर्द है इन लोगों को जो एक साल पहले हुआ था। देखिए ना, ये वो हमारा बुनियादी हक था, वो तो इस कानून, वो तो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था, वो तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। जीडी बख्शी साहब, थैंक यू। संविधान की दुआई दे रहे हैं। देखिए जी बताए जीडी साहब। हाँ जी, सुन लीजिए ना, किसी और को भी। हाँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया था टेररिस्टों के सामने। उनको लगता था बचाव का एकमात्र तरीका है हुर्रियत को सलाम करना, टेररिस्टों को सलाम करना, दुहाई देनी राष्ट्रवाद की, और उनके साथ पूरी इन्होंने जो है उनके साथ मिली भगत करी है, कोलैबोरेशन किया है। और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा मैं पीडीपी को कहूंगा, जिसने तो बिल्कुल ही पाकिस्तान का रास्ता साफ करने की कोशिश की थी वादी में। और ये महबूबा मुफ्ती खून के दरिया की धमकियां दे रही थी। ठीक है साहब, इसके चलते बात ऐसी है कि अभी भी हिम्मत वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर में, वो खड़े हो रहे हैं। वो सरपंच जो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी है, जो कि एक बदलाव ला सकती है, जो लोगों के बहुत क्लोज कांटेक्ट में है, एक जो है एक विंड की डायरेक्शन बदली हो रही है। और इससे घबराकर ये जो टेररिस्ट हैं, गिने चुने टेररिस्ट रह गए हैं मुट्ठी भर, ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को मारकर धमकाया जाए, दहशत पैदा की जाए, और लोगों को डराकर जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो उग रही है, जो सप्लांट कर देगी इन सारे तमाशबीनों को। ये जो यहाँ पे दुहाई दे रहे हैं कि ये बड़े लायल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और ऊपर से सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं सरकार के खिलाफ, ये साफ दिखता है इनकी नियत। ये बौखलाहट ही है क्या राउत भट्ट साहब? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आवाज सुने गए, बहुत सारे ऐसे भी आवाज सुने गए कि 370 हटेगा तो तिरंगा उठाने वाला कोई बचेगा नहीं, इस तरह की धमकी दी गई थी। वो राउत भट्ट दहशतगर्द है, वो एंटी नेशनल है। देखिए बख्शी साहब, आपकी सर्टिफिकेट किसी को यहाँ नहीं चाहिए। जो आरएसएस और बीजेपी की बात करे वो नेशनलिस्ट है, जो उसके अगेंस्ट बात करे वो सेपरेटिस्ट है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने बेड़ा गर्क कर दिया है जम्मू कश्मीर का। जरा मुझे बताइए किसके हाथ में बात थी? अभी मैंने क्या बात करी? मैंने मैडम देखो मुझे बताएं आप
आप मुझे बताएं सारी बागडोर किसके हाथ में थी अभी तक? किसने सत्यानाश किया है कश्मीर का? आप लोगों ने। मुझे बताएं आप लोग हैं वो अच्छा सत्यानाश करने वाले। कौन सा अच्छा काम किया यहाँ? पॉलिटिकल प्रोसेस कौन सा ऐसा काम किया? 70 सालों से यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा था। लगातार विकास हो जम्मू कश्मीर का, उसके लिए भारत की सरकार लगी हुई है। उसके लिए बकायदा फंड जारी किए जा रहे हैं, विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग लगातार जुबानी आग लगाकर माहौल को खराब करने की कोशिश में हो। इस तरह के आरोप लगे हैं राहुल भट्ट जी। क्या बात कर रहे हो यार? ये कौन सी डेमोक्रेसी है ये? जी ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हेलो? ये वो डेमोक्रेसी नहीं है जो खानदानी डेमोक्रेसी हो, खानदानी राज हो यहाँ पे। इनका उत्तर जरूर देना चाहूंगा। अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, देखिए ना, ये खानदानों का राज नहीं हो सकता। स्टेडियम में बैठकर बातें करना आसान होता है। नहीं राहुल भट्ट साहब, आप जब से बातें कर रहे हैं आतंकवाद पर छोड़ के बजाय आपने सब कुछ गिना दिया। आप क्यों नहीं करते हैं कि आतंकवादियों का खात्मा हो, फिर नहीं आतंकवाद मुक्त कश्मीर हो, श्रीनगर हो? क्यों नहीं बात की जाती आप लोगों की ओर से? OGWs को सपोर्ट ये लोग देते थे। ये कौन नहीं चाहेगा? जो है कौन नहीं पीस चाहेगा? को चित्रा सपोर्ट जी, ये हम लोग मानते हैं। देते थे। टेररिस्टों को सपोर्ट ये लोग देते थे। जब से ये गए हैं काफी शांति रही है, इसलिए हड़बड़ा कर ये भी शरीक होकर मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरपंच है, जो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी है। 7 से 10 हजार वर्कर मरे हैं। क्या वो नेशनलिस्ट नहीं थे? क्या वो नेशनलिस्ट नहीं थे जो वो मरे? क्या बात कर रहे हैं? जो 7,000 से 10,000 यहाँ वर्कर मरे, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं थे? क्या कर रहे हैं आप? आप वहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। आप यहाँ देखो हम कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। जो तिरंगे को हाथ में उठाने वालों पर निशाना साधे और ये कहे कि 370 हटने पर एक भी इस तरह के हाथ नहीं बचेंगे, ये कौन सी राष्ट्रवादी भावना है? एक बात कहिए, आप बताइए। राहुल भट्ट जी, एक सेकंड, आप क्यों नहीं कहते हैं कि वहां से आतंक का खात्मा होना चाहिए, आतंकवादियों को पूरी तरह से मार गिराया जाना चाहिए? देखो एक हम भी चाहते बार हैं, आपने देखिए, एक भी बात चाहे यहाँ कोई भी मरता है, कश्मीरी मरता है, और ये चीजें बंद होनी चाहिए। कौन मारता है? जरूरत इस बात की है कि यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करनी होगी। जी सुशील पंडित जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं तुरंत आ रही हूँ बख्शी जी। एक बार सुशील पंडित जी बेगुनाह मरता है, नहीं मरना चाहिए, नहीं मरना चाहिए, वो नहीं मरना जमहूरियत चाहिए। की बात करते हैं और हम मर रहे हैं, किसी कश्मीरी और मर रहे हैं, को हमारे बोलने बच्चे मर नहीं रहे देना हैं, चाहते। हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं। सुनिए इनको। आप सिर्फ इस पे चिल्ला के जब से आप जी प्रोग्राम चर्चा शुरू हुआ करते हैं, है, इसमें ये सिर्फ एक चर्चा शख्स करते हैं। चिल्ला के जरा इंसानियत जमहूरियत का दिखा रहा ख्याल रखो ना मेजर है। और साहब। कोई नहीं बोल सकता सिवाय इसके। हिंदुस्तानी भी हैं, जनाब आप जितना दर्द आपको है उतना ही दर्द हम लोगों को भी है। तो आप बोलिए कि आतंक पर करारा चोट करते हुए भारत सरकार खत्म करे वहां से, आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाई हो जाए। एक बार भी राहुल भट्ट जी आपने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। अब जल्दी से मैं आ जाती हूँ सामाजिक कार्यकर्ता, एक सेकंड सर। सुशील पंडित जी का भी अपना ही दर्द है जो समय समय पर आता रहता है, ठीक है, और आप लोगों पर चोट भी करते हैं जिस तरह की मानसिकता है। सुशील जी, मैं चाहूंगी अपनी बातें रखिए आप, ठीक है? लौटती हूँ रऊफ साहब। सुशील पंडित, इकबाल अहमद आती हूं मैं उसके बाद आपके पास। जो बुरहान वानी के घर मुआवजा लेकर गई थी, ये वही महबूबा मुफ्ती थी जिसने पत्थरबाजों को बिना शर्त रिहा कर दिया था। ये वही महबूबा मुफ्ती थी जिसने आर्मी अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। ये वही महबूबा मुफ्ती थी जो कहती थी कश्मीर में आग लग जाएगी, और जो सुप्रीम कोर्ट 35A के लिए एक प्रक्रिया शुरू कर रही थी, उस पर विचार कर रही थी। ये जो डेमोक्रेसी का रोना रो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस डेमोक्रेसी का हिस्सा है। वो एक याचिका पर 35A के ऊपर ड्यू प्रोसीजर के तहत विचार कर रही थी। ये कह रहे थे कि अगर उसको हाथ भी लगाया तो पूरा जिस्म झुलस जाएगा। ऐसे लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं जो पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे अवाम को बंदूक की नोक के ऊपर अगवा करके रखें या अगर मोहरमाल करके रखें, वो आज डेमोक्रेसी रो रहे हैं। इनको जेल में होना चाहिए। ये पूरे प्रदेश को, पूरे देश को धमकाते फिर रहे थे कि आग के दरिया बहा देंगे, खून बहा देंगे, आग लगा देंगे। आज इन लोगों को आईना दिखाने की जरूरत है। ये लोग अंदर हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत शांति है कश्मीर में। लेकिन इशू ये है चित्रा जी कि 5 अगस्त पिछले साल के बाद कश्मीर में आमूल चूल परिवर्तन की अपेक्षा थी। 5 अगस्त को जिहाद के खिलाफ एक ऐलान जंग था। क्या हुआ था? सिर्फ
पार्लियामेंट में एक घोषणा हुई थी, राष्ट्रपति ने कुछ कागज पर हस्ताक्षर किए थे। जमीन पर जो कार्रवाई होनी थी, वहां के मीडिया में, वहां के एकेडमिया में, वहां की ब्यूरोक्रेसी में, वहां की जुडिशरी में, वहां की सिविल सोसाइटी में जो जिहाद काबिज है, शिकंजा काबिज है, उसकी मुट्ठी मरोड़नी थी, उसकी कमर तोड़नी थी। उसकी जगह वहां पर फिर से दिल जीतने की कार्रवाई शुरू हो गई है। फिर से वहां पर लेन देन, लल्लो चप्पो, चलो जी आपको रिहा करेंगे, चलिए नहीं, साफ साफ बताइए कौन कौन कर रहा है ये सब? दिल जीतने की कोशिश कौन कर रहा है? और जो मेन मुद्दे हैं उसको दरकिनार किया जा रहा है। बिल्कुल। अब जो डोमिसाइल की नीति अपनाई गई कि 15 साल से जो कश्मीर में रह रहा है केवल वही कश्मीर का स्थायी शहरी होगा, पूरे देश के लिए फिर से एक बहुत बड़ा व्यवधान खड़ा कर दिया है। वहां कोई आ नहीं सकता, रह नहीं सकता, नौकरी नहीं कर सकता सरकार में। इस तरह के बंदोबस्त हो रहे हैं। एक नई पार्टी, ये जो अल्ताफ बुखारी है, ये कल तक महबूबा मुफ्ती का फाइनेंस मिनिस्टर था, हवाला एजेंट था, इसकी कार से आरडीएक्स पकड़ा गया। इसको धो पोंछ कर, नहला धुला कर खड़ा कर दिया है कि ये अब लोकतंत्र चलाएगा प्रदेश में, कश्मीर में। तो इस तरह से ले दे के, फिरौती अदा करके, उन्हीं पुराने रिजेक्टेड लोगों को ताश के पत्तों की तरह फेंक के आप फिर से सामने ला रहे हैं। वहां पर नए लोग लाने चाहिए। इन पुराने लोगों की अब इनका वक्त खत्म हो गया। इन लोगों को ये एक्सपोज हो गए हैं। लोगों ने प्रदेश का ये हाल किया है कि आज वो बर्बादी के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, जीडी बख्शी जी अपनी बात रख लीजिए। उसके बाद हमारे साथ इफ्तिकार मसगर भी कश्मीर मामलों की जानकार जुड़ चुके हैं, उनके पास में चलूंगी। लेकिन जीडी बख्शी जी, अगर हालात इस कदर खराब है वहां पर तो क्या होना चाहिए? क्योंकि ये तो उम्मीद की जा रही थी कि बीते 1 सालों में कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, लेकिन हाल के दिनों में सरपंचों पर हमला लगातार वो भी हो रहे हैं, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं जम्मू की पैदाइश हूं खुद, ठीक है, मैं भी स्टेट सब्जेक्ट हूं और मैंने वहां अपनी आधी सैनिक जिंदगी 37 साल जो बिताए फौज में, वो जम्मू कश्मीर में लगाए। जब मैं 2000 से 2005 तक वहां ऑपरेट कर रहा था, तब 4000 आर्म टेररिस्ट थे। 60% जो थे वो पाकिस्तानी और अफगान टेररिस्ट थे, फॉरेन टेररिस्ट। मार कर आजकल वहां केवल 150 कर दिए गए हैं, केवल 150। जब 4000 टेररिस्ट थे, हमने कभी नहीं सुना कश्मीर जा रहा है। लेकिन आजकल चिल्कों लगा रखी है ऐसे लोगों ने जो अभी आपकी चैनल पे चिल्ला रहे थे, बड़ी दुहाई दे रहे थे कि क्या क्या उन्होंने राष्ट्र के लिए किया है, उन्होंने गद्दारी करी है, उसके सिवा कुछ नहीं किया। वहां जरूरत है, बिल्कुल सहमत हूं मैं पंडित जी से, कि एक नए जो है आयाम की जरूरत है, एक नए ग्रास रूट लीडरशिप की जरूरत है, जो सरपंचों के जरिए, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए आ रहा है। वंशवादों से उपज नहीं हो रहा। एक ये सल्तनत थी वहां पे अब्दुल्ला खानदान की, उसके बाद मुफ्ती खानदान की, जिन्होंने लूट कर कश्मीर को अधमरा कर दिया और सारे ये टेररिस्टों को पनप दे रहे थे। हाँ। क्योंकि जब तक टेररिस्ट वहां पे सक्रिय थे, ये लोग बिल कर सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड्स के लिए, और खूब फंड खा के ये लोग मोटे आसामी बन गए हैं। कुछ लोगों तक नहीं जाने दिए, खा गए सब कुछ, लेकिन जीडी बख्शी साहब, सरपंचों पर हमला तो सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला, क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तभी तो हमला किया जा रहा है, तभी तो हमला किया जा रहा है, क्योंकि डर सबसे बड़ा इनको ये है कि अगर सही प्रजातंत्र आ गया, जो इस तरह बिकाऊ नहीं होगा, जो इस तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, जैसे ये पार्टियां सरासर चोरी कर रही थी सियासत के नाम पे, इससे वो लोग घबरा रहे हैं। जवाब दीजिए, उसके बाद इफ्तिकार साहब मैं आपके पास आती हूं। बेचारे जो सरपंचों को मार के दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए मैं वहां ऑपरेट कर चुका हूं, इसका जवाब बड़ा सीधा है। आप हर टारगेट को, डिस्पर्स टारगेट को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। कभी ना कभी जो वो बाहर जाएगा उस पे वार हो सकता है, इक्के दुक्के आदमी पे। तरीका यह है कि जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। किश्तवाड़ में मैं था, 3 साल तकरीबन मैं वहां रह के आया हूं। वहां भी जो माइनॉरिटी को मारा जा रहा था, जब हम टेररिस्ट मारते थे, वो बदला माइनॉरिटी के गांव में जाके लेते थे।
और फिर मैंने देखा कि वहां एक ही तरीका था जो गुट लश्कर का ये कर रहा था। मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया, फ्लेम थ्रोअर से उनको खत्म किया, उनकी फोटो सबको दिखा दी कि जो फिर से औरतें बच्चे मारेगा उसका ये हाल, ये हश्र किया जाएगा। सब वहां पे मौतें बंद हो गई। जो हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ था वहां से हिमाचल को, जम्मू को, वो सब वापस आ गए। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो एक बार कैसे फिर से किया क्या जा वही सकता स्थिति है। बनाने की जरूरत है रऊफ भट्ट साहब? जी देखिए, ये ऐसी बातें करना, लॉयल देन द किंग बनना, ये सबको आएगा, मगर हकीकत का सामना करना होगा। क्या यहाँ सिर्फ माइनॉरिटी के, यहाँ मुसलमान नहीं मरे? कितने मुसलमान मरे? यहाँ तो 70,000 मुसलमान मरे। ये क्या बात कर रहे हैं? ये स्टूडियो में बैठकर बात करना आसान होता है। इससे जो है जो ये माइंड सेट है, इससे मुझे लगता है कि ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। जो ये माइंड सेट चित्रा जी, मुझे इनकी बात का देश उत्तर के लिए देने कौन में सा बहुत माइंडसेट देर ठीक से बोल रहे है? हैं। देश के लिए कौन सा माइंडसेट ठीक है? जब क्या ये कहा जाना कि 300 खत्म करा के देख लें और जब 370 खत्म हो गया तो उसके बाद अलग ही जुबान से? आप जब देखिए ना, बात सुनिए ना, यहाँ मुझे भी कहने दीजिए, मैडम मुझे भी कहने दीजिए ना। देखिए, अगर जनरल साहब ने सब कुछ किया था, फिर 96 में क्या जरूरत थी यहाँ फिर पॉलिटिकल प्रोसेस की? क्या जरूरत थी फारूक अब्दुल्ला को लाने की? क्या जरूरत थी फिर जो है बातचीत जो मुफ्ती साहब के टाइम पे वाजपेयी जी ने की थी? जब यहाँ सब कुछ ठीक था, जब जनरल साहब ने ही किया था और एक मिनट जो आपके चित्रा जो जी, पंडित जी बैठे मैं आ हैं, जब सकता हूं। इसी ने सब कुछ किया था, तो फिर तो ठीक है ना, इनको ही लाओ ना यहाँ। सर वहां की बात स्थिति कर रहे क्या हैं थी पंडित और जी, पॉलिटिकल ये बहुत हो सिस्टम गया। क्या था? मत ये नहीं बेड़ा एक गर्क सेकंड करो सर, इस जम्मू कश्मीर का। एक छोड़ो ये सेकंड सर, चीजें, एक सेकंड सर। हमें जीने दो, हमें जीने दो। हमें जीने दो से क्या बेड़ा मतलब है? गर्क कौन रोक रहा है आपको? बेड़ा गर्क कौन रोक रहा है? एक बार इफ्तिखार में सर की मैं बात कर लेती हूँ, उसके बाद में जनरल साहब, लौटूंगी। ये आप लोगों ने किया, हमने नहीं किया। हमने मैं जो आ किया, जाऊं हम ग्राउंड पे हैं, हम अभी भी ग्राउंड पे है तो क्या हम लोग politically हवा process में कर थे? रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं। ग्राउंड पे हम थे, कहाँ कभी जा रहे हैं? AK-47 हाथ में पकड़ी है? आप ग्राउंड पर हैं तो देखिए, जो सरपंच है वो क्या कर रहे हैं? आप ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड जीरो से वर्क तो सरपंच ही कर रहे हैं ना बात जो सर। करे उसके लिए हम वाह वाह है। स्टूडियो में बैठ वो के नेशनलिस्ट बात कर जो रहे हैं। बीजेपी की बात करे, जो अरे बाकी साहब, पार्टियां हैं, वो सुन सब दहशतगर्द है। लीजिए, सर ये कांग्रेस बात के कर भी रहे हैं। सरपंच की हत्या का मामला जैसे सामने इनका आया था, बेड़ा हम गर्क उनकी भी है, बात कर रहे हैं, छोड़ो, हम ये उनकी भी सब बात कर रहे हैं। छुपे ये छोड़ो, हुए। आप ये करना छोड़ो, आपको बहुत सुनते हैं लोग। चित्रा जी, मुझे मगर आने यार, दीजिए, कम बहुत कम वो देर करो, से ये इंसानियत फालतू के लिए बातें कुछ कर करो। रहे हैं, मैं उत्तर इस देना खित्ते को चाहता हूं बचाओ इनकी यार, बात जंग का। से बचाओ। अगर ये सुन सके तो सुने। देखिए ना, देखिए मैं बहुत बात देर हो सुनिए गई। सुनील साहब, अब इस खित्ते को बचाओ। ये इस देखिए, खित्ते ना, को बात इनको सुनो बंद यार, करिए। इनकी बात ये का बहुत उत्तर बहुत देना हो गया, वगैरह नहीं ये करते। मारदार बहुत हो राव गई। भट्ट को इस जिस खित्ते तरह को ये बचाओ। लेक्चर दी, मैं इनकी ये बात का खित्ता जो जवाब है, दूंगा। इसमें अमन आना चाहिए। इसको अमन की ही अरे कोशिश चुप हो रही है वहां होइए, पर, अमन, इफ्तिखार और मिसगर, लेक्चर लेकिन नहीं, आप लोगों आपको को बोल रहा नजर हूं। नहीं आ रहा है। आप बेड़ा गर्क आप करते हो लोगों ने अपनी जुबान से। 370 का जो आप चश्मा क्या बात पहन कर रहे रखा हो? था वो अभी भी पहन के ही रखा है, उसको नजर नहीं आ खत्म रहा किए है? जाने की आप तो जरूरत सब- है, चित्रा जी, उसको अब मैं आ खत्म किए जाऊं। जाने की जरूरत है। इफ्तिखार मिसगर की एक बार बात हो जाए, गौरव साहब का जवाब आप दीजिएगा। इफ्तिखार मिसगर साहब, ये जो लगातार हमले बढ़े हैं, एक सेकंड सर, आतंक पर करारा चोट कर, ठीक है सर, वो तो देना ही देना होगा आप लोगों को वापस। चित्रा जी, मैंने अभी आधे घंटे से मैं चुपचाप बैठा हूँ। जैसे मैंने सबका सुना, तो मेहरबानी करके मुझे भी सुना जाए बोलिए। अगर यहाँ आया गया तो। देखिए चित्रा जी, हमने पहले दिन से यही बात बोली, आज भी यही बात बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, इसको पॉलिटिकली सेटल करना होगा। आज भी, कल भी। ये मुल्क जहाँ पे अभी पंडित जी ने कहा कि डेमोक्रेसी में वो लोग नहीं शोभा देते, ये लोग नहीं शोभा देते। जब डेमोक्रेसी में प्रज्ञा ठाकुर शोभा देगी तो कोई वो डेमोक्रेसी कहाँ है? जो यहाँ पे जो सर 5 अगस्त की से बात हो रही है कश्मीर को लेकर, आप पहुंच गए भोपाल, आप पहुंच गए प्रज्ञा, सब मेन मुद्दे पर रहते हैं ना। सुनिए ना आप मेरी बात। प्रज्ञा ठाकुर पे क्यों जा रहे हैं आप? रहिए कश्मीर पर, अभी तो अपने सरपंचों की बात तो कर लीजिए, कम से कम मुंह से ये तो बोलिए कि हमें दुख है उनकी मौत का। सियासत, देखिए सियासत में सरपंचों को स्केपगोट बनाया गया। अभी 370 धारा एब्रोगेट होना ही था तो इमीडिएटली सरपंचों को लिया। कोई पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ नहीं था, सियासतदान सारे जेलों में थे और इन बेचारों को ग्लोबली हाईलाइट करके कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, कुशल मंगल है, 2-2, 4-4 वोटों पे इनको पंच बनाया गया। उसके बाद देखिए सरकार सबको, जैसे गौरव जी ने बोला, हम सिक्योर करेंगे। कितने लोगों को ये सिक्योर करेंगे? क्या ये 8 लाख कश्मीरियों को सिक्योर करेंगे? नहीं, सिक्योर करना है आपको तो यहाँ की हालात सिक्योर करनी है, और यहाँ की हालात तब सिक्योर होगी। चित्रा जी, मैं आ जाऊं, मैं उत्तर देना चाहता हूं सब बात तरीके से। एक बार उनकी बात खत्म हो जाए, गौरव बोलिएगा उसके बाद। देखिए
देखिए, अगर कल बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का कल ये हुआ, वो इस बात पे हुआ कि वो लोगों के एस्पिरेशंस उसके साथ वाबस्ता थे। इसीलिए इसी तरीके से कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस का क्या हाल किया गया, हमें क्या दिया गया, जो वादा पंडित नेहरू ने हमसे किया, जो वादा हिंदुस्तान ने तब हमसे किया, उस वादे का क्या हुआ, क्या इफ्तिखार मिसगर उस माइंडसेट से बाहर निकलिए। 370 को खत्म हुए 1 साल हो गए हैं, उसी एक कुआं खोद लिया है आप लोगों ने, उतना ही सोचते हैं, उतना ही देखते हैं, इससे बाहर निकलिए। 370 खत्म हो चुका है सर, 1 साल हो गया, 1 साल गुजर चुका है, 1 साल बीत चुका है। में डाल दिया है। अगर कश्मीरी माइंडसेट चेंज होता तो आप लोग कर्फ्यू नहीं लगाते। पूरे कश्मीरी माइंडसेट को खुद अपने आप से आप एसोसिएट मत कीजिए। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। ठीक है, आप अपनी नाकामियां खुद हाईलाइट करते हैं। आप चुप हो जाइए, 1 साल में ही एलजी को बदला, आपकी नाकामी आपको अरे आप चुप होइए, सुन लीजिए चित्रा जी प्लीज, या तो फेडर डाउन कर लीजिए, हम अपनी बात रखें। नहीं वो चुप हो गए हैं, बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले एक बात उठाई राव भट्ट ने कहा कि क्या शक है कि हम नेशनलिस्ट हैं। मैं कहता हूं शक नहीं, हमें तो यकीन है आप देश से गद्दारी करते हैं। याद है महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था, अगर अनुच्छेद 370 चुप कराइए, नहीं चित्रा जी ये गलत बात है, इनको चुप कराइए। ये तू मैं बदतमीजी ना बात हो जाए उसके बाद बोलिएगा। बोलिए गौरव। मैं नहीं, गद्दार आप लोग हैं। हाँ तो चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप पीडीपी में है, आप पीडीपी में है, आप पीडीपी में है। मैं पीडीपी का पहले जवाब दूंगा फिर आपका दूंगा। रऊफ भट्ट साहब पीडीपी से हैं। हाँ बोलिए गौरव, बोल लीजिए, उसके बाद मैं आती हूँ इफ्तिखार साहब आपके पास। मैं 2 बयान आपको बताता हूं कि क्यों ये दीमक की तरह देश को खाना चाहते हैं और हम इस दीमक को हिट से मारना चाहते हैं। पीडीपी, महबूबा मुफ्ती ने कहा अनुच्छेद 370 अगर समाप्त हुआ तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। आज पीडीपी की अर्थी जाती है, कांधा देने वाला कोई नहीं है। और 1952 के बाद आप देखिए तिरंगा लहराया जम्मू एंड कश्मीर के सचिवालय में, और जो वीडियो आप चला रहे थे बीजेपी की लीडर है, लाल चौक अनंतनाग में तिरंगा फहरा रही है। प्लीज इनको चुप कराइए, चुप कराइए। बदतमीजी मत करिएगा मेरे साथ, ये बात जान लीजिए। अपनी बारी में बोलिए मिस्टर भट्ट, ऐसी हालत ना हो जाए आपकी कि बोलने लायक ना रहे। अपनी बारी में बोलिएगा। जब औरंगजेब को मारा जाता है ईद के महीने में तो आप लोग चूहे की तरह दिल में छुप जाते हैं। तब कहां थे जब कश्मीर में बाढ़ आई? ये ग्राउंड जीरो की बात करते हैं चित्रा जी, तो हमारी आर्मी आई, ये लोग तो चूहे की तरह दिल में छुपे हुए थे। वो आपने करने नहीं दिया। प्लीज चित्रा जी ये गलत बात है, पूरी चर्चा में ये लोग चिल्लाते हैं, इनका यही चरित्र है। पाकिस्तान से रुपया लो और देश भारत को खोखला करो। ठीक है, आपने 370 हटाया, अच्छा किया, लेकिन दूसरी नहीं, तरफ अगर एक सेकंड सर मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर स्थानीय स्तर पर जो वहां के बड़े नेता हैं उनके साथ बातचीत के जरिए एक बेहतर कश्मीर के लिए आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे चलेगा? यही तो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। बिल्कुल चित्रा जी, बातचीत उनसे करें जो बुरहान वानी को कहते हैं कि मस्जिद से नमाज में पता चला है कश्मीर को नया हीरो मिला है। उमर अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं, तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं होगा, उनसे बात करें। और बदलाव क्या आया है मैं बताता हूं आपको। सबसे बड़ी बात, तिरंगा लहरा रहा है, हर भारतीय गौरवान्वित है। एम्स, IIM जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में आ रहे हैं। 5300 कश्मीरी पंडित परिवार, उनका पुनर्वास करवाया है हमारी सरकार ने 370 खत्म होने के बाद। यह बड़ी बात है। इनको पूछिए, कश्मीरी पंडितों का दर्द ये समझेंगे। औरंगजेब जो शहीद हुआ उसके लिए बोलेंगे। मुसलमान मारा जाए या हिंदू मारा जाए, भारतीय मारा जाता है। और आतंकवादी जो बुरी नजर देखेगा उसको 72 हुरों के पास हमारी वीर सेना और पुलिस पहुंचाएगी। यह मजबूत सरकार है। यह अलगाववादियों को चाय पे नहीं बुलाती है, अलगाववादियों को जेल की सलाखों के पीछे छोड़ देती है। यह बात याद रखिएगा। बोलिए रऊफ भट्ट साहब। जनाब इसको बोलो, इस मुल्क से गुर्बत खत्म करो। इस मुल्क में देखो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी है। ये जो है कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स हमारा छोड़ो अब, ठीक है, वो पॉलिटिक्स ठीक है। इस मुल्क को कुछ दे दो, और भैया इस मुल्क को कुछ दे दो। और भैया देखो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी है,
और इंडस्ट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट जो है रोजगार को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। अभी चर्चा हो रही है सरपंचों की हत्या को लेकर। राउत साहब, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ? आतंकवाद का सफाया बहुत जरूरी है। आतंकवाद को खत्म करे भारत सरकार। आप लोग भारत सरकार के साथ मौजूद हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं कि एक भारतीय की हत्या हो रही है कश्मीर में? जो भी वायलेंस जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है उसकी हत्या का मामला सामने आ रहा है और आप आ जा रहे हैं दूसरे तमाम मुद्दों को इसमें घुसाने के लिए। बातचीत करनी होगी। आप देखिए ना, अरे देखिए ना, गद्दारों से आप अपने इस मुल्क में देखिए कितने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, कितनी। अभी हम बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं। एक सेकंड जो तिरंगे की आन शान नहीं रखेगा उससे बातचीत ये सरकार नहीं करेगी। एक आपके सरपंच की हत्या का मामला सामने आ रहा है और कहा आप मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं कश्मीर आतंक से मुक्त हो? क्यों नहीं कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मार गिराया जाए। भारतीय सेना जो कर रही है वो बहुत अच्छा है। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? कश्मीर, सुनिए हर मेरी बात, मुश्किल वक्त में भारतीय सेना वहां पर तैनात रहती है। जब बाढ़ आई तो सरकार भी थी वहां, किस तरह से मदद की गई सब लोगों को? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। आप जैसे दीमक नहीं है कि तिरंगे के खिलाफ बोले। आप मुझे बताओ कौन सी कुर्बानी बीजेपी ने बताइए, कौन सी कुर्बानी आरएसएस ने दी है? आप मुझे बुरहानवानी को हीरो बताते हैं चित्रा जी। क्या बात, हम इनको जानकारी भी नहीं होगी। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज एक बार भी आपने नहीं कहा कि आतंकवाद का खात्मा हो, सफाया हो, एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा जाए। जीडी बख्शी साहब, ठीक है, पाकिस्तान से रुपया इफ्तिकार में इसका भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पहले जीडी बख्शी साहब, ठीक है, जेल की सलाखों के पीछे वो अनएम्प्लॉयड है। एक बार तो कहिए कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। पाकिस्तानी कैसे पीडीपी के नेता हैं आप? कंट्रीब्यूशन जेडी बख्शी साहब, कंट्रीब्यूशन हम बोलेंगे आपको। देखिए इनको प्लीज चुप कराइए। दिस इज नॉट फेयर। आपको जब भी हम लोग बोलते हैं ये आप पूरी रख देती है इनको चिल्लाने के लिए। आप नहीं बोलेंगे वो, प्लीज इनका फीडर डाउन करिए ताकि हम भी अपनी बात रख सके इन अ प्रॉपर मैनर। ये बारी बारी से बातचीत होती है। इन लोगों की परिभाषा ये है कि डेमोक्रेसी मतलब केवल इनको बोलने का अधिकार। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर वंशवाद चल रहा था। एक अब्दुल्ला खानदान था जिसने लूटा इस स्टेट को। जो भी सरकार ने सेंट्रल फंडिंग दी, करोड़ों रुपए 8,000 करोड़ प्रति वर्ष दे रही थी, खा गए ये परिवार। उसके बाद आया ये मुफ्ती परिवार। मुफ्ती परिवार ने तो पाकिस्तान की सल्तनत लाने का ठेका ले लिया। मुफ्ती जो थी वो देखिए, फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? हम सब ने आपको सुना, आप बीच में क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि आपको फिक्र है कि लोगों को सच पता चल जाएगा आपके बारे में। आपको बहुत मौका दिया, एक बार उनकी बात हो जाए। एक बार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोले, कोई इन्वेस्टिगेशन देखिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोल चुकी है। आप प्लीज बीच में मत बोलिए, पहले आप बीच में बोलना बंद करिए। प्लीज इनको बंद कराएं। मैडम ये ठीक नहीं है। जब हम लोग बोलते हैं तो इनको पूरा चिल्लाने की छूट मिलती है। जनरल कह रहे हैं कि चुप कराइए और ये बोल रहे हैं बीच में। चित्रा जी ये बहुत गलत बात है। चुप हो गए, बोलिए बख्शी साहब, बोलिए प्लीज। देखिए हमारा कहना ये है, कश्मीर के फसाद की सारी जड़ वंशवाद है। वहां पे अब्दुल्ला खानदान और फिर मुफ्ती खानदान ने जो कहर ढाया है, जो डेवलपमेंट में उन्होंने जो रोड़े लगाए हैं, सारे पैसे खा के खुद अमीर हो गए। अपने अपने बच्चों को फॉरेन विदेशों में भेज के ये लोग आज कोशिश में है कि हम इररेलेवेंट ना हो जाए, कहीं ग्रास रूट डेमोक्रेसी कश्मीर में शुरू ना हो जाए। इसलिए ये साथ दे रहे हैं टेररिस्टों का जो मुट्ठी भर है कि ऐसे लोगों को जो असली में फूल खिल रहे हैं वहां पे जमहूरियत के, असली जमहूरियत, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, उसको ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से डरा धमका कर खत्म किया जाए। ये खत्म नहीं होगा। वहां डेमोक्रेसी लाई जाएगी और वंशवाद नहीं, कोई सल्तनत नहीं है ये मुफ्ती खानदान की या अब्दुल्ला खानदान की। ये सल्तनत नहीं है। ये यहां पे कोई इस्लामिक खालिफेट नहीं एस्टैब्लिश करने देंगे हम इनको। और ये समझते हैं कि हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्यों करें? जो गद्दार है,
जो देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, जो कल तक धमकी दे रही थी कि खून की नदियां बहेंगी जम्मू कश्मीर में। दिखाइए खून की नदियां, जो कह रही थी कि तिरंगे को अर्थी देने वाला कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। देखें तो जरा, बड़ी शान से तिरंगा फहरा रहा है। असली फसाद की जड़ ये लोग थे, ये हिपोक्रेट्स हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।